चलिए, तो क्लास आगे बढ़ाते हैं हम। बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। एक मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण, रिजर्वेशन। नौकरियों में रिजर्वेशन आपने सुना है ना? लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ संसद और राज्य विधानमंडल में रिजर्वेशन की, आरक्षण की। आरक्षण, ठीक। तो क्या आरक्षण है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, आरक्षण है। कहाँ आरक्षण है? एक और सवाल पैदा होता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल में 2 सदन हो सकती, विधानसभा और विधान परिषद। तो आरक्षण केवल निम्न सदन में होता है। आरक्षण केवल कहाँ होता है? निम्न सदन में, लोअर हाउस। और आपको पता है संसद का निम्न सदन कौन सा? लोकसभा। संसद का निम्न सदन लोकसभा, और किसी राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा। तो आप ये बात जान लीजिए कि सीटों का आरक्षण केवल निम्न सदन में होता है, लोअर हाउस में होता है। संसद के लोकसभा में और राज्य विधानमंडल के विधानसभा। फिर एक सवाल पैदा होता है कि आरक्षण किसको 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 आरक्षण? तो थोड़ा आइडिया होगा आपको किस समुदाय को आरक्षण मिलता है? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति, इसे हम क्या कहते हैं? एससी। अनुसूचित जनजाति, जिसे हम कहते हैं एसटी। एसटी। और क्या होगा? ओबीसी नहीं है। ओबीसी आरक्षण यहाँ नहीं है, न लोकसभा में न विधानसभा में। फिर आप लोगों के मन में शंका आएगा कि सर ऐसा सुना तो है सरपंच चुनाव होता है, पार्षद चुनाव होता है, तो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई। तो मैं आपको बता दूं, वो स्थानीय निकाय के चुनाव में होता है, लोकल बॉडीज़ के चुनाव में होता है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में होता है। यहाँ ओबीसी आरक्षण नहीं है, ठीक। यही गलती हो जाएगी। और एक आरक्षण महिला आरक्षण, एक महिला आरक्षण, केवल 3 समुदाय को आरक्षण है। एससी, एसटी, महिला। एससी, एसटी, महिला। लोकसभा और विधानसभा में इन 3 ही समुदाय को आरक्षण है। आरक्षण क्या राज्यसभा में है? नहीं है। क्या विधान परिषद में है? नहीं है। ये दोनों अपने अपने उच्च सदन कहलाते हैं ना। उच्च सदन में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो रिजर्वेशन इन द अपर हाउस, है ना। अच्छा, अब इसके थोड़ा इतिहास में चलते हैं कि आरक्षण का थोड़ा सा इतिहास क्या है। 2020 से पहले 2020 से पहले आरक्षण जो है वो एससी को भी था, एसटी को भी था, और एंग्लो इंडियन को भी था। और किसको था? एंग्लो इंडियन। इसको कहते हैं आंग्ल भारतीय, आधा अंग्रेज आधा भारतीय। 2020 से पहले मैं जा रहा हूँ ना, था ये एससी, एसटी और आंग्ल भारतीय, ये तीनों को ही आरक्षण था लोकसभा और विधानसभा में। एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था वो लोकसभा में दो सीटें आरक्षित हुआ करती थी, और राज्य की विधानसभा में 1 सीट आरक्षित हुआ करती थी। 2 और 1, मतलब सीटों के आरक्षण का मतलब क्या समझे कि कम से कम उतने सदस्य होने चाहिए। कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण का मतलब ये होता है कि कम से कम उतने सदस्य होने ही चाहिए, ठीक। तो ये आरक्षण की व्यवस्था 2020 से पहले थी। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, ये जो लोकसभा और विधानसभा में इन तीनों समुदायों को जो आरक्षण की व्यवस्था थी, ये अस्थायी थी। कैसी थी ये? अस्थायी, टेम्पररी व्यवस्था है। संविधान में कैसी व्यवस्था है? टेम्पररी प्रोविजन है, मतलब परमानेंट नहीं है। इन तीनों को जब आरक्षण मिलता था तो एक बार में 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए मिलता था। 10 वर्षों के लिए, मतलब जैसे ही 10 वर्ष पूरा होने लगे तो संविधान में एक संशोधन किया जाता था और एससी, एसटी और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता था, है ना। परमानेंट होता तो बार बार संविधान संशोधन की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमेशा रहता। लेकिन
जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण की नीति है, जो आरक्षण का प्रावधान है, प्रोविज़न है, ये टेम्पररी है। मतलब विश्लेषण किया जाता है कि जो जिन समुदाय को आरक्षण दिया गया है उनका प्रतिनिधित्व क्या हो चुका है उतना, अगर नहीं हुआ है तो फिर अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो संविधान जब से हम आज़ाद हुए, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, हर 10 वर्ष में संविधान में संशोधन किया जाता रहा और SC ST और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता रहा। ठीक, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में हुआ ये संविधान संशोधन। अब आप देखो, संविधान संशोधन एक प्रक्रिया है जो आप बाद में समझोगे कैसे होता है, अभी मुद्दा नहीं है वो। फिलहाल के लिए आप इतना बस समझ लीजिए कि संविधान में 104वां संविधान संशोधन हुआ। मतलब जब से हमारा संविधान लागू हुआ है इससे पहले 103 बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं। 104वां क्रम का था और 2020 में हुआ। इसमें क्या किया गया, SC और ST के लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की जो व्यवस्था थी, इसे 26 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, अगले 10 वर्षों के लिए, जैसा कि मैंने बताया 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन इसी संविधान संशोधन में एक परिवर्तन हो गया कि आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण था, आंग्ल भारतीयों का, उसे समाप्त कर दिया गया। मतलब आंग्ल भारतीयों के जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। अब आंग्ल भारतीय होता क्या है, आधा अंग्रेज, आंग्ल मतलब अंग्रेज, भारतीय मतलब जानते हो, मतलब ऐसे लोगों को हम आंग्ल भारतीय कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नफरत के नतीजे होते हैं। जिसकी माता, मतलब एक महिला, भारतीय महिला और विदेशी यूरोपीय देश का कोई पुरुष, इन दोनों का विवाह हो गया, अंतर्राष्ट्रीय नफरत हो गया, प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय प्रेम। अब ये दोनों जब नफरत करेंगे तो इनका एक प्रोडक्ट पैदा होगा, वो कहलाएगा आंग्ल भारतीय। मिक्सचर होगा ना, आधा अंग्रेज। तुम लोग इसलिए शंका में हो कि मैं नफरत काहे बोल रहा हूँ ना, तो भावनाओं को समझो, ठीक है। वो असल में क्या है, इन दोनों के प्रेम का नतीजा होता है, लेकिन नफरत से भी हो जाता है, ठीक। तो इनकी व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसे लोग भारत में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। अब अगर मान लीजिए आरक्षण की व्यवस्था रहेगी और बहुत कम 80-90 लोग हैं मान लो पूरे भारत में, तो भी योग्य हो या अयोग्य हो, अगर आरक्षण की व्यवस्था, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है तो भैया कम से कम कितनी सीटें, 2 लोकसभा में और 1 विधानसभा। 2 लोकसभा में सदस्य बनाना ही पड़ेगा, चाहे योग्य हो चाहे ना हो। हालांकि आपको मैं बता दूं, यहाँ योग्य पुरुष लोग थोड़ी पहुँचते हैं, सारे उठाई गिरे गुंडे ना। आप लोग देखना, जितने भी गुंडागर्दी करते हैं, दारू का व्यवसाय, गांजा का व्यवसाय करते हैं, जब ये खूब पैसा कमा लेते हैं उससे, तो बाद में सभी समाज सेवी हो जाते हैं ना। पहले सारी छिछोरापंथी, महिलाओं को छेड़ना, दारू के धंधे करना, गांजे के धंधे करना करते हैं, खूब पैसा कमा लेते हैं। अब पैसा आ गया, फिर उसके बाद करना कुछ नहीं होता, एक सफ़ेद कुर्ता पहनना होता है ना, ऐसे हाथ जोड़ करके होर्डिंग में फ़ोटो खिंचवाना होता है। शहरों में होर्डिंग लग जाएंगे, नीचे लिख जाएगा समाज सेवी। खूब समाज की सेवा उन्होंने अपनी पूरी जवानी में की होती है, लेकिन बाद में सफ़ेद कुर्ता पहनने से उनके सारे काले कारनामे ढक जाते हैं, है ना। और ऐसे टीका लगाना, आजकल एक और चल रहा है, टीका लगा लो माथे पे, इतना बड़ा पोत लो, सारे कुकर में ढक जाते हैं, है ना। लोग ही इतने मूर्ख हैं, लोगों को जो दिखाया जाता है उससे सत्य मान लेते हैं, ठीक। समझ गए आंग्ल भारतीयों की व्यवस्था को क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये व्यवस्था कब हुई, 2020 में।
2020 में अब आंग्ल भारतीयों की आरक्षण की व्यवस्था हटा दी गई और केवल एससी और एसटी रह गए। लेकिन एक और लैंडमार्क संशोधन हुआ, लैंडमार्क 106। कौन सा संशोधन? 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में हुआ है, हाल फिलहाल में हुआ है। इसमें क्या किया गया? लोकसभा तथा विधानसभा यहां पर महिला आरक्षण दे दिया गया, महिला आरक्षण दे दिया गया, महिला आरक्षण पहली बार। फिर आपके मन में शंका होगा, सर महिला आरक्षण तो पहले से होता है। नहीं, वो स्थानीय निकाय के चुनाव में होता था, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में, लेकिन यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था। महिला आरक्षण दे दिया गया और एक अधिनियम बनाया गया जिसे कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या कहा जाता है इसे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। और इस अधिनियम के तहत 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया गया, 1/3 सीटों का आरक्षण। 1/3 मतलब आपको पता है लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं वर्तमान में? 543। और विधानसभा तो अलग अलग सीटें होंगी क्योंकि जनसंख्या अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। आपको ये बताया हूँ ना, सीटों का जो संख्या है निश्चित कैसे हुआ है? जनसंख्या के आधार पर। बताया हूँ? नहीं बताया? अरे एकदम स्पष्ट बोलो, बताया कि नहीं बताया? अच्छा, देखो ये जो सीटों की संख्या है, देखिए दूसरे मैं बताता हूँ। यहाँ देख लीजिए भाई, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, आपको पता है, ये विधानसभा है, ये विधान परिषद है। सीटों की संख्या अगर देखेंगे तो हम 2 आंकड़े देखेंगे। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या मैक्स 550 रखी गई है। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। और वर्तमान में यदि आप बोले कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो आप बोलोगे 543। ये वर्तमान की स्थिति है, ये वर्तमान की स्थिति। उसी प्रकार अब राज्यसभा में जाएंगे तो यहाँ भी 2 आंकड़े दिखेंगे, 250 और 245। 245 वर्तमान में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 245। लेकिन इनकी अधिकतम सीटों की संख्या 2026 तक के लिए कितनी निर्धारित कर दी गई है? 200। मतलब 2026 तक इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती थी। धीरे धीरे ये सीटों की संख्या आज 245 है, आज 543 है, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ होगा तब इतनी नहीं रही होगी, कम रही होगी। फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले गए, जैसे जनसंख्या बढ़ रही बढ़ाते चले गए। लेकिन उस समय ये तय कर दिया गया था कि 2026 तक एक सीमा तय कर दी गई थी कि 2026 तक 550 से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, और ये 250 से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। वो 552, वास्तव में ये 552 था, लेकिन जब 2 आंग्ल भारतीयों के आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर गई तो 2 माइनस करना पड़ेगा, तो हो गया 550 ये व्यवस्था। अब ये जो सीटों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा की निश्चित की गई, किस आधार पर निश्चित की गई? जनसंख्या। किस आधार पर? जनसंख्या। और जनसंख्या आपको पता है हर 10 वर्षों में जनगणना होती है हमारे यहाँ। हालांकि अभी कोरोना की वजह से ये वाला 2021 वाला हुआ नहीं है, कोरोना की वजह से। 1971 सेंसस, 1971 की जनगणना, 1971 में जो भारत में जनगणना हुई थी, वो जो जनसंख्या आई थी उसी के आधार पर सीटों की संख्या निश्चित की गई है। और ये जो सीटों की संख्या निश्चित की गई, ये व्यवस्था कब तक के लिए की गई? 2026 अभी आने वाला है। 2026 के बाद हो सकता है 1971 की जनगणना को आधार ना मानते हुए नया 2011 के सेंसस को आधार माने, क्योंकि 1971 और 2011 के बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी होगी, तो 2011 की जनगणना को आधार ले सकते हैं।
और बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से फिर ज़्यादा सांसद और विधायक चाहिए होंगे। तो 2026 के बाद ये संख्या बढ़ाई जा सकती है ना। फिलहाल की व्यवस्था यही है, बात क्लियर है। और विधानसभा में भी सीटों की जो संख्या निर्धारित की गई ये भी सेम 1971 की जनगणना के आधार पर। बात क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब देखिए, ये तो आप जान गए आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में और विधानसभा में, यहां आरक्षण नहीं है, क्लियर। और एक और चीज कि ये जो महिला आरक्षण दिया गया है ना, कहाँ गया ये? महिला आरक्षण की व्यवस्था हो चुकी है भैया। 1/3 सीट, 543 का 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। और सारी विधानसभा में जितनी भी सीटें, जैसे छत्तीसगढ़ की कितनी सीटें हैं? 90। और जिस राज्य की जनसंख्या हमसे दुगनी होगी उसके हमसे दुगनी विधानसभा सीट होगी ना। जनसंख्या के आधार पर ही इनका निर्धारण किया गया है। ओके, ये आरक्षण जो महिला आरक्षण है वास्तव में 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होगा। कब से लागू होगा? 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होगा। अब ये जो पुरुष हैं ये इतने हरामखोर हैं, 15-20 साल से महिला आरक्षण का लॉलीपॉप थमा रहे हैं, है ना। एकदम स्पष्ट कहता हूं, क्या था? 543 सीट थी। अगर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षण आज से 15 साल पहले कर देते तो 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाती। तो इन पुरुषों ने जो अपने अपने लोकसभा के क्षेत्रों को दारू, पेटीकोट, बिछिया, साड़ी ये सब बांट के जो अपना आदी बनाया है, जो उनके लिए वोट करते थे, अगर मान लो वो सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाती तो इनका तो नुकसान हो जाता ना। फिर वो नहीं खड़े हो सकते थे ना, फिर तो महिला ही खड़ी होती। अब मान लीजिए ये भी उनके मन में सोच था कि चल अगर महिला सीट हो गई तो मेरे को अपनी बीवी को खड़ा करना पड़ेगा या अपने घर की बहू को खड़ा करना पड़ेगा, और वो सांसद बन जाएगी तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तुम सोच नहीं सकते, पुरुष ना प्राचीन काल से साले छिछोरे रहे हैं, प्राचीन काल से महिलाओं का शोषण किया है, ये सत्य है ना। और आगे भी शोषण की नई नई योजनाएं अपनाते हैं। लेकिन अब क्यों राजी हुए? अब इसलिए राजी हुए कि इनको पता है कि 2026 के बाद नई जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है। तो जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें दे देंगे महिलाओं को। लेकिन जो पुरुष जहां अभी डोमिनेट करते आए हैं 543 सीटें में, वो रहेगी। बात समझ रहे हो? मतलब वर्तमान परिस्थिति में जो सीटें थी, जो वर्षों से पुरुष उसका लालन पालन कर रहे हैं दारू पेटीकोट बांट के, वो नहीं देना चाहते थे। अब आगे सीटें बढ़ाई जाएंगी। लगभग मैं आपको बता दूं कि 750 के आसपास सीटें होंगी लोकसभा की, बढ़ेंगी जब, तो उसी में अब 750 में 1/3 देना आसान है। 543 में 1/3 देते तो पुरुष सांसदों की सीटें चली जाती। तो ये समझ रहे हो, इससे गणित राजनीति इनकी ये राजनीति है। अभी महिला आरक्षण क्यों दिया, जबकि सारा 15 सालों से ये लॉलीपॉप थमा रहे हैं, महिला आरक्षण देना है, महिलाओं को सशक्त करना है। देखो, बोलते जरूर है महिलाओं को सशक्त करना है, लेकिन वास्तव में महिलाओं को सशक्त करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यदि महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो पुरुषों का डोमिनेंस इस समाज में कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो बुरा नहीं मानना रे, यही सच्चाई है ना। पुरुष बैठे हो दोनों पीछे, यही सच्चाई है। मैं एकदम कड़वा दोनों पक्ष के बारे में बात करता हूँ, तार्किक बात करता हूँ। लेकिन महिलाओं को अगर ज़्यादा सशक्त कर लिया जाए तो कुछ महिलाएं हवा मोड़ने लगती, ये भी है। उर्फी जावेद, राखी सावंत, खुशी मुखर्जी, इनको लगता है कि हम सशक्त हो गए मतलब हमें कुछ भी करने का अधिकार है, हम नग्न होकर रोड पे घूमें, हमारा अधिकार ना। देखो, एक बहुत कॉमन चीज़ बताता हूँ। आजकल सब अधिकार की बात करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुरुष और महिला बराबर हैं, उनको बराबर का अधिकार होना चाहिए। लेकिन महिलाओं को ये भी समझना होगा कि चाहे जो भी हो जाए, फिजिकली महिलाएं कमज़ोर होती हैं पुरुषों से, ये सच है। क्योंकि शारीरिक बनावट, प्राकृतिक बनावट ऐसी ही है।
अब महिलाएं स्वतंत्रता के नाम पर रात के 12 बजे अर्धनग्न अवस्था में स्वतंत्रता मांगती हैं कि हमें रोड में घूमने मिले और हम सुरक्षित रहें। ये ऐसी बात है मंगल ग्रह पर आम इंसान के बसने लायक जैसी बात है, क्योंकि इस समाज में आज से नहीं बहुत राक्षसों की कमी है। क्या है? अंधेरे में नशेड़ियों की कमी है, राक्षसों की कमी है, बलात्कारियों की कमी है। वो इस तरह की अगर किसी महिला को देख लेंगे तो वो शोषण का शिकार हो जाएगी। तो भाई आपको ये समझना होगा कि भाई स्वतंत्रता का मकसद नाम ये नहीं है कि आप जो है मनमानी करें ना, क्योंकि एक और चीज़ है, चाहे जो भी हो, समाज जैसा भी हो, आज लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है, बहुत हद तक उन्हें अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन आज भी मैं बता दूं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमारे समाज की बनावट ऐसी है कि महिला तुरंत बदनाम होती है, तुरंत। यहाँ घटना होगी साला आसपास का 10 गांव जान जाता है। लेकिन हमारे यही समाज, पुरुष प्रधान समाज की बनावट ऐसी है कि वही कार्य पुरुष करेगा, लड़का करेगा तो उसको ग्रांटेड लेते हैं, चलता है, लड़का है ना। ये सब तुम लोगों को एहसास होता होगा, ठीक। तो ये भी समझना होगा कि भाई भारतीय समाज उतना आज विकसित नहीं हुआ है, उस हिसाब से अपनी स्वतंत्रताओं की मांग रखें। ये नहीं कि हम अर्धनग्न रात्रि में 1 बजे घूमें और हम सुरक्षित रहें। कितनी पुलिस लगाई जा सकती है ना। चलिए, ये बात आप समझ गए। कब से लागू होगा महिला आरक्षण? 2029 के लोकसभा चुनाव पूरे, फिर लोकसभा में भी चालू हो जाएगा, विधानसभा में भी चालू हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल समझ गए, क्लियर है? आइए अब हम देखते हैं कि चुनाव करवाते हैं, कैसे सरकारें बनती हैं। आपको पता है 2 सरकारों की व्यवस्था है हमारे यहाँ। एक केंद्र में सरकार, जो पूरे भारत सरकार जिसे हम कहते हैं, पूरे भारत के लिए, और एक राज्य में सरकार। जो केंद्र में सरकार होती है उसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राज्य में जो सरकार होती है उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अब देखो केंद्र में सरकार कैसे बनती है, राज्य में सरकार कैसे बनती है, मुद्दा ये है समझने का। चलिए अब समझ जाइए। आपको कार्यकाल तो बता चुका हूँ, लोकसभा कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल। तो आपको पता है सरकार एक बार में कितने समय के लिए बनती? 5 साल ना, ओके। और सरकार बनाने के लिए चुनाव संसद के किस सदन का होता है? लोकसभा का। लोकसभा का चुनाव होता है। यूं तो संसद के 2 सदन हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए चुनाव लोकसभा का होता है। बात क्लियर है? और राज्य में सरकार बनाने के लिए चुनाव लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा का होता है, ठीक। अब मान लीजिए कि 2024 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, 2024 में हुआ ना, 2024 में चुनाव हुए, और कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 513। मतलब पूरे भारत को कितने लोकसभा क्षेत्रों में या सीटों में बांटा जाएगा? 543। 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जाएगा। ठीक, 543। और इसे हम क्या कहेंगे? लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा चुनावी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव क्षेत्र या संसद, क्योंकि लोकसभा संसद का ही अंग है तो क्या बोलेंगे? संसदीय चुनाव क्षेत्र, संसदीय चुनाव क्षेत्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर है बात? 543 में बांटा जाएगा। अब ये जो 543 लोकसभा सीटें हैं, वास्तव में ये सीटें बांटी जाती हैं किसको? राज्यों को और संघ शासित प्रदेशों को। संघ शासित प्रदेशों को बांटी जाती है, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात में बांटी जाती है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या, उस राज्य को उतनी लोकसभा सीट आवंटित की जाती है, या उस संघ शासित प्रदेश को। अब कैसे बांटी जाएगी? तो मान लेते हैं 1971 का आधार है ना, 1971 में मान लेते हैं हमारी जनसंख्या, देश की जनसंख्या कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख मान लो।
हालांकि बहुत कम आंकड़ा है ये। हम किसी चीज़ में आगे रहे ना रहे, लेकिन बच्चा पैदा करना में भारत हमेशा अग्रणी रहा है ना। 1 लाख थी, मान कैलकुलेशन के लिए इजी हो इसलिए 1 लाख बोल रहा हूँ, वरना तो हम आज़ाद हुए थे तब भी 30 करोड़ थे, है ना। 30 करोड़ जनसंख्या हमारी थी, 1 लाख। और हमें बराबर बराबर बांटना है। कैसे करेंगे? 1 लाख को 543 से डिवाइड कर देंगे तो एक संख्या आ जाएगी। ये आएगी संख्या 184 दशमलव कुछ, लेकिन राउंड फिगर में हम 184 लेते हैं। मतलब कितनी जनसंख्या पे एक लोकसभा सीट बनेगी? तय हो गया 184 पर। हाँ, 184 जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट बनेगी, तय हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो राज्य है, ये राज्य मान लेते हैं ये भारत ही है ना, ये पूरा भारत, ये एक राज्य है। इसकी जनसंख्या है 364। इसकी जनसंख्या कितनी इस राज्य की? 364। अब हम कैसे जानेंगे कि इस राज्य को कितनी लोकसभा सीट मिलेगी? एक लोकसभा सीट कितने पे तय हुई? 184। इसकी 300, तो इसको डिवाइड कर दें 184 से। डिवाइड कर दें, कितने से डिवाइड होगा? 2 से। मतलब इस राज्य की जनसंख्या 364 है 1 लाख में से, तो इसको कितनी लोकसभा सीट मिलेगी? 2। 184 जनसंख्या पे एक लोकसभा सीट, 184 पे 2, तो ये तय हो गया इस राज्य को कितनी सीट मिलेगी? 2। मान लीजिए ऊपर वाला ये राज्य है, ऊपर वाला ये राज्य है और इसकी जनसंख्या 750 है। ये पूरा एक राज्य है, इसकी जनसंख्या 750। 184 से डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड होगा? 4 से। और शेषफल कितना बच जाएगा? 14। शेषफल कितना बच जाएगा? तो इसको 4 ही लोकसभा सीट मिलेगी, 1 2 3 4। इस राज्य को वही बोला ना, जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी ज़्यादा सीटें। 14 शेषफल बच गए, इनको आरी से काट काट के नाले में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये शेषफल है ना। नहीं भाई, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये 14 को बांटने की, बराबर बांटने की कोशिश की जाएगी। जैसे 3 + 3 कर दो यहाँ पर, 184 पर ये सीट बन रही, +3, 184 + 3, 184 + 3, 184 + 3। अभी भी 2 बच गए, लॉटरी निकाल देंगे भैया, इसके हिस्से में जाता है किसके हिस्से में जिस चला जाए। तो कोई 2 लोकसभा सीट होगी जिसकी जो 188 पे बनेगी, 188 पे, और बाकी 187 पे। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? इसी तरह 543 लोकसभा सीटें पूरे देश में बांटी जाएंगी, पूरे देश में, ठीक है। अच्छा, अब एक लोकसभा सीट पकड़ लें हम। चुनाव कैसे होता है? एक लोकसभा सीट है, मान लो ये दुर्ग लोकसभा, हमारा दुर्ग लोकसभा सीट। कांग्रेस अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर देगा, बीजेपी अपनी एक कैंडिडेट, आप अपना एक कैंडिडेट, और जिन कुकुर ने पीछे वो निर्दलीय खड़े हो जाते। कोई पार्टी टिकट ही नहीं दिया उसको और वो चाहता है चुनाव लड़ना, तो निर्दलीय खड़ा होगा बिना किसी दल का। फिर आप सबके पास, आप इस लोकसभा, हम लोग इस लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं, तो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड होता है कि हम इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, 18 साल से ऊपर के सारे। उस तारीख को सब जाएंगे वोट देने, जिसका मन होगा, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते आप। वोट देने जाएंगे और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो यहाँ से चुनाव जीत जाएगा। और इसी प्रकार पूरे 543 सीटों पर चुनाव होंगे और 543 लोग चुनाव जीतेंगे, और वो सभी जो जीतेंगे कहाँ के सदस्य बनेंगे? लोकसभा के। लोकसभा के सांसद बन जाएंगे, और उसके बाद फिर पैसा ही पैसा होगा उनके पास ना। पैसा कमाने तो आए हैं, सच्चाई यही। 543 सांसद बन गए। अब क्या होगा? देखो, चुनाव का परिणाम आएगा। चुनाव का परिणाम 2024 का चुनाव हुआ था ना, तो बीजेपी ने मान लेते हैं 280 सीटें जीती। बीजेपी के कितने कैंडिडेट जीते? 280। कांग्रेस के जीते 230 मान लेते हैं, और आपके जीते कुछ 20, और अन्य बसपा, सपा, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उन लोगों ने कुछ सीटें जीती हैं, और कुछ निर्दलीय जीते। अच्छा, अब संसदीय शासन प्रणाली में
सरकार बनाने का अधिकार उस राजनीतिक दल का होता है जो चुनाव जीतती है। चुनाव किसने जीता? बीजेपी। लेकिन सरकार बनाने का अधिकार तभी मिलेगा जब जितने सीटों पर चुनाव हुए हैं उसके 50% से ज़्यादा कोई राजनीतिक दल जीते। 543 सीटों पर चुनाव हुए हैं, आधा कितना हुआ? 271.5। तो 271.6 हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया। यहाँ ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि एक सीट का मतलब एक आदमी है, दशमलव में कैसे काटेंगे ना, तो एक राउंड फिगर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कितने सीटें कम से कम चाहिए? 272। किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें जीतनी होंगी? 272। 543 का आधे से ज़्यादा। और आप देख रहे हो बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? 280। हालांकि मैं बता दूं ये कहानी ऐसी नहीं है, बीजेपी की 280 सीटें नहीं आई थी ना, कम आई थी। लेकिन नीतीश कुमार और नायडू, चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के समर्थन से सरकार बनी है। ये आप बाद में समझेंगे जब संसद टॉपिक में आएंगे ना, तब। अभी मैं नहीं बताता, अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास है तो समझ विकसित करना है मुझे। तो हम मान लेते हैं 280 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, तो सरकार बनाने का अधिकार किसका? बीजेपी का। यही सरकार बनाएगी। अच्छा, अब बीजेपी राजनीतिक दल क्या करते हैं? लोकसभा चुनाव से पहले या तो घोषणा कर देते हैं कि यदि हम चुनाव जीते तो हमारी ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार ये होगा। लेकिन अगर कोई ना चाहे तो वो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी मीटिंग में तय कर ले कि कौन होगा। लेकिन बीजेपी ने, आपको पता है, पहले से ही तय कर लिया था कि अगर हम चुनाव जीतेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो चुनाव जीत गई ही बीजेपी, और बीजेपी ने अपने राजनीतिक दल अपनी मीटिंग में तय करते हैं ना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? राष्ट्रपति इन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्या नियुक्त करेंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, क्या होता है? नियुक्त बोले तो अपॉइंट। अच्छा, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, कहाँ से? वाराणसी। कहाँ से लड़े थे? वाराणसी। तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं ना, चाहे आप दुर्ग के निवासी हो, आप चाहे तो गुवाहाटी से जाके चुनाव लड़ लो। पाकिस्तान से नहीं लड़ पाओगे, भारत में ही चुनाव होगा ना। तो वाराणसी से लड़ीस और जीत गईस ना। तो नरेंद्र मोदी लोकसभा के सांसद के रूप में, बताइए, निर्वाचित हुए, नियुक्त हुए सांसद के रूप में, मनोनीत हुए, क्या हुए? नहीं, निर्वाचित हुए। लोकसभा के सदस्य कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं ना। तो एक सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी निर्वाचित हुए, लेकिन वही व्यक्ति अब प्रधानमंत्री बनेगा जो पहले लोकसभा का चुनाव जीत के सांसद बना था। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। अब चलो बोलो, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है? नियुक्त होता है। नरेंद्र मोदी सांसद के रूप में नियुक्त हुए कि निर्वाचित हुए? निर्वाचित हुए। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए कि निर्वाचित हुए? याद रखना, मंत्री नियुक्त होता है, मंत्री नियुक्त होता है, लेकिन वही व्यक्ति मंत्री बनने से पहले सांसद जब बना तो क्या हुआ? वो निर्वाचित हुआ, इलेक्टेड हुआ, इलेक्ट हुआ वो, और बाद में अपॉइंट हुआ प्रधानमंत्री। बात क्लियर? कोई समस्या? ठीक। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, है ना। अब देखिए चुनाव का परिणाम कैसा होगा। भगवा भगवा अब्बड़, एमन भगवा भगवा अब्बड़ करते ना, ये देखो भगवा वाले। और ये बाकी अन्य दलों के सदस्य जो भगवा दिख रहे हैं वो लोकसभा के हैं, मतलब बीजेपी के हैं, और बाकी बसपा, सपा, कांग्रेस, सबके। अच्छा, फिर आप लोग आजकल खूब सुनते हो ना इंडिया गठबंधन, न्यूज़पेपर जब भी न्यूज़ चालू करते हो कि एनडीए, इंडिया गठबंधन, जानते हो? देखो, एक है एनडीए, एनडीए
एनडीए गठबंधन बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल, मैं ऐसा इसलिए लिखता हूँ कि आपको समझ में आए, वरना मैं अपनी राइटिंग में लिख दूंगा तो आपको शायद समझ में ना आए। अलायंस फुल फॉर्म क्या है, ये सब जीके है। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसे बोलते हैं गठबंधन है ना ये, मतलब इसमें मुख्य घटक कौन सा, बीजेपी। बीजेपी प्लस अन्य दल का गठबंधन कहलाता है एनडीए। बीजेपी प्लस अन्य दलों का गठबंधन, कोलिशन कहलाता है एनडीए अलायंस। और आप लोग अभी आजकल सुन रहे हो इंडिया गठबंधन, इंडिया, इसका क्या है फुल फॉर्म, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अलायंस का मतलब गठबंधन होता है ना, अलायंस। इसमें कांग्रेस, इसका मुख्य घटक पार्टी कौन सा है, कांग्रेस। कौन सा मुख्य घटक, कांग्रेस प्लस अदर पार्टी, सपा बसपा, ये सब मिलकर इन्होंने ये अलायंस बनाया। क्लियर है? अच्छा, आइए अब एमए से एक जन आदमी, ये नरेंद्र मोदी है, और ये क्या बन गए, प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। और कौन करेगा नियुक्त, राष्ट्रपति इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। अपॉइंट, नियुक्त मतलब अपॉइंट। अब प्रधानमंत्री क्या अकेले देश चला लेंगे ना, तो प्रधानमंत्री का कर ही एक ठन लिस्ट बनाई, प्रधानमंत्री एक लिस्ट बनाई, और उनको सहयोगियों की आवश्यकता है देश चलाने के लिए। तो यहाँ नाम लिखा रेचकी, रेचक के चलती हैं तो रेल मंत्री ये होंगी, मतलब प्रधानमंत्री चाहते हैं रेचकी रेल मंत्री हो ना। कालू राम नाम के, ये भी एक सांसद है, ये नाम के अनुरूप इनको कोयला मंत्रालय दे दिया, ठीक। और फिर इसी प्रकार से टेटका, तो इनको क्या दे दिया, टेटका है वो तो परिवहन मंत्रालय, ठीक। और जैसे मान लीजिए कंगना बड़ी सांस्कृतिक महिला हैं ये, तो इन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, जैसा मन किया दे दिया ना। तो प्रधानमंत्री के मन में जो आया नाम लिखा, और जो विभाग या मंत्रालय देना चाहते दे दिया। ये सूची किसको भेजी जाए, भेजेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भेजेंगे, जिसे संविधान की भाषा में क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह। प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को दी गई कि इन्हें फलाना फलाना मंत्री आप नियुक्त कर। ये राष्ट्रपति क्या करेंगे, इन्हें नियुक्त करेंगे। मंत्री नियुक्त होता है, तो प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्री निर्वाचित होते हैं कि नियुक्त होते हैं, नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। जबकि यही लोग जब चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो ये क्या बने थे, सांसद, लोकसभा के सांसद बने थे, एमपी बने थे, तब ये नियुक्त हुए कि निर्वाचित हुए थे, बस बढ़िया। तो आप ये जान गए अंतर, सांसद और मंत्री में अंतर जान गए। व्यक्ति वही है, वो पहले सांसद निर्वाचित हुआ, बाद में मंत्री जब बना तो नियुक्त हुआ, मंत्री नियुक्त हुआ। क्लियर है? अब ये पूरी मंत्री परिषद तैयार, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार बनी ना अभी, उसके सारे मंत्रियों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, मंत्री परिषद। क्या बोलेंगे? अब मंत्री परिषद के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक कॉमन गोला खींच लेता हूं। देखो, लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव अलग होता है, पहले बता चुका हूं, राज्यसभा का चुनाव का अलग होता है ना। तो राज्यसभा में भी बीजेपी के सदस्य होंगे, और राज्यसभा में भी अन्य दलों के सदस्य होंगे। लेकिन अब मंत्री परिषद मुझे बनानी है केंद्र सरकार की, तो मैंने एक कॉमन गोला खींचा, ये कॉमन गोला खींच दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार बनाने के लिए चुनाव भले ही लोकसभा का हुआ,
किस सदन का चुनाव हुआ? लोकसभा। लेकिन प्रधानमंत्री समेत कोई भी मंत्री केंद्र सरकार का उस संसद के राज्यसभा से कभी सदस्य बन सकता है। समझ रहे हो आप? मतलब केंद्र सरकार में मंत्री वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? मान लीजिए चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री को लगता है कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी का एक सांसद है वो ज़्यादा उपयुक्त है विदेश मंत्री के लिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आईएएस है, विदेश मंत्रालय अच्छा संभालेगा, तो राष्ट्रपति ने राज्यसभा को सांसद का नाम लिख दिया यहाँ पर और उसे मंत्रालय दे दिया और राष्ट्रपति ने उसे वो मंत्री नियुक्त कर दिया। एक बात क्लियर हो गई। सरकार बनाने के लिए चुनाव भले ही लोकसभा का होता है, लेकिन जो केंद्र सरकार में मंत्री परिषद बनेगी उसमें प्रधानमंत्री समेत कोई भी मंत्री वो संसद के राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। बात स्पष्ट है? पक्का? कोई शंका? एक और कंडीशन बताता हूँ। आप मन के उम्र 30 साल हो गए, मान लो, नहीं हुआ होगा तो भी मान लो। जैसे मैं अभी मानने वाला हूँ कि मैं 25 साल का हो गया हूँ, अभी मानने वाला हूँ। हम लोग इधर वाले रो हम 25 साल पूर्ण कर चुके हैं, ये लोग 30 साल पूर्ण कर चुके हैं। ठीक? ओके। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30। ये जानता हूँ। अगर कोई नागरिक, भारत का नागरिक, अच्छा विदेशी नागरिक नहीं बन सकता ना, सबसे पहले तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। फिर उसके बाद उम्र की क्राइटेरिया ये है कि लोकसभा में अगर किसी को सांसद बनना है 25 वर्ष अच्छा पूरा हो चुका हो ना, ऐसा नहीं 25 चालू हो है तो क्या बन सकते हो, नहीं, 25 पूरा होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए 30, तो मन 30 साल के, हमन 25 साल के। चुनाव हुआ लोकसभा का, 280 सीटें बीजेपी जीत गई ना। अब हर पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है, नेशनल प्रेसिडेंट। जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? खड़गे नाम है उनका, जान मल्लिकार्जुन खड़गे। सब लग रहा मल्लिका अर्जुन, फिर उसके बाद सरनेम तो खड़गे ना। एक तो गाना भी है ना, बाँ खड़गे ऐसा कुछ जो भी है पता नहीं, पंजाबी गाना है। तो बीजेपी ने चुनाव जीता है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगा कि जो भी लोकसभा चुनाव जीते हैं सब दलित है, कोई मंत्री बनने के लायक नहीं। और राज्यसभा में भी जो बीजेपी के सांसद है वह मन दलित है, नहीं है कोनो लायक। ओला पता चलिस ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, आइस मिलेवर नड्डा खाए हो ना, वही नड्डा है वो। पहुँचिस, हम सबसे मिले, बातचीत किया, उनको लगा कि साला सब प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री सब तो यहीं बैठे हैं, सारे योग्य यहीं हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, अब तुम लोग में लड़ाई ना हो तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं तुम लोग लड़ोगे। तो बहुत प्रभावित हुए। मेरा नाम, बीजेपी ने चुनाव जीता है तो सरकार बनाने का अधिकार बीजेपी का है। जेपी नड्डा ने मेरा नाम प्रधानमंत्री के लिए आगे कर दिया और राष्ट्रपति ने मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। फिर वो बैठी मोर संग सूची बनाई, मंत्री और मंत्री की सूची बनाओ, तो आप सबका नाम, कोयला मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सबका नाम आपका लिख दिया मैंने और भेज दिया राष्ट्रपति के पास। क्योंकि प्रधानमंत्री के ही सलाह पर अन्य मंत्री नियुक्त किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। मैं जो सलाह दूंगा ना, अन्य मंत्री वही नियुक्त होंगे। मैंने दे दिया, राष्ट्रपति ने नियुक्त कर, आप सब मंत्री बन गए, हम सब मंत्री बन गए, पैसा ही पैसा होगा ना। हम सब मंत्री बन गए रातों रात ना। लेकिन हम सब मंत्री नियुक्त हुए हैं, मैं प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, आप लोग केंद्र सरकार में अन्य मंत्री नियुक्त हुए, तो आप लोगों के सामने एक शर्त आ गई। शर्त यह है कि जिस दिन हम लोग नियुक्त हुए थे उस दिन से 6 महीना, हमारे पास कितना समय है? 6 माह का समय है, 6 मंथ। 6 महीने के भीतर हमको संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ये कंडीशन हमारे पास।
मतलब संसद के किसी सदन का सदस्य बिना बने हम अधिकतम कितने माह तक मंत्री पद का मजा ले सकते हैं? 6 माह। अगर 6 माह बीत गया और इस दौरान हम संसद के किसी एक सदन के सदस्य नहीं बन पाए तो हमें इस्तीफा देना पड़ेगा, हमें त्यागपत्र देना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो हमारे सामने तो इससे आप क्या समझे कि कोई भारतीय नागरिक जो 25 वर्ष और 30 वर्ष पूर्ण कर चुका है वो संसद के किसी सदन का बिना सदस्य बने भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, अन्य मंत्री नियुक्त हो सकता है। बात क्लियर हो गई? लेकिन एक शर्त आ जाएगी, 6 माह के भीतर हमको संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। बात क्लियर है? ओके। अब 25 साल वाले एमन के पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, लोकसभा का सदस्य बन सकते हो आप, क्योंकि 30 साल के हुए नहीं हो। हम लोगों के पास दोनों अपॉर्चुनिटी, 6 माह का समय है, हम लोकसभा के सदस्य चाहे तो बन जाएं, चाहे तो राज्यसभा के सदस्य बन जाएं। लेकिन पहले अब हम लोग बोले लोकसभा के 543 सीटें हैं, अब पूरी की पूरी 543 सीटों पर चुनाव हो चुका है, हर सीट से सांसद चुन के यहाँ पहुँच चुका है 543। और चिंता का विषय ये रहा कि साला सीट तो है नहीं तो चुनाव किसका होगा? अब तुम जो 25 साल के हैं ना, सब अगरबत्ती टोटका काला जादू में भिड़ गए। सीट खाली होगी तब तो होगा, सीट खाली नहीं है, 543 सीट ही है ना। कोनो काला वाला टोर लगा के पिन कोच का थे, ये निपट जाए ये निपट जाए, सीट खाली होगा तो हमारी बारी आए। संयोगवश 5 लोग फ्लाइट में मज़ा करने जा रहे थे, क्रैश हो गया, 5 सीट रिक्त हो गई। 543 में से 5 सांसद निपट गए और नर्क को प्राप्त हुए ना। नहीं है, स्वर्ग नहीं मिलता किसी को। पहली बात तो स्वर्ग और नर्क होता नहीं, और अगर मान भी लिया जाए तो ये नेता इतने झूठल्ले लबरा भ्रष्टाचारी होते कि इनको नर्क ही मिलेगा ना, नर्क को प्राप्ति होगी। ऊपर जाके वो कढ़ाई में तला रहे हैं कि उनका क्या बन रहा है, ये तो सब कल्पनाएं हैं ना। ठीक है, जो भी है, 5 सीटें रिक्त हो गई। अच्छा देखो, जब पूरी सीटों के लिए एक साथ चुनाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आम चुनाव। देखो चुनाव, जब आम चुनाव होता है, एक होता है आम चुनाव, एक होता है मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव, और एक होता है उपचुनाव, उपचुनाव। इन 3 चुनावों को समझे आप। जब पूरी सीटों के लिए चुनाव होते हैं, के लिए एक साथ जब चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, इसे क्या कहा जाता है? आम चुनाव। लोकसभा आम चुनाव, इसको कहते हैं जनरल इलेक्शन। क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। मध्यावधि चुनाव को मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म। देखो, एक बार जब चुनाव होता है तो सरकार तभी बनेगी जब राजनीतिक दल 50% से ज़्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन 5 साल तक तभी सरकार में रहेगी जब तक वो बहुमत में रहेगी। बहुमत क्या होता है? 543 सीटें हैं, 272 बहुमत है ना। 5 साल तक 272 सांसद एक साथ रहेंगे तभी सरकार रहेगी। मान लीजिए 50 सांसदों ने बीजेपी को छोड़ दिया तो 280 से कम हो गए, 230 हो गए। 230 हो गए मतलब हम क्या बोलेंगे? सरकार किस में आ गई? बहुमत में कि अल्पमत में? अल्पमत। माइनॉरिटी बोलते हैं, मेजॉरिटी बहुमत, माइनॉरिटी अल्पमत। तो वो सरकार में रहने का अधिकार नहीं होगा, सरकार गिर जाएगी। समझे आप? चुनाव होता है तो किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार तब होगा जब जितनी सीटों पर चुनाव हुए 50% से ज़्यादा सीटें जीते। ये तो पहले सरकार बनाने का मापदंड है। 5 साल तक सरकार बनी रहेगी उस राजनीतिक दल की। उसकी एक और शर्त है, 5 सालों तक लोकसभा में वो बहुमत में रहने चाहिए, मतलब कम से कम 272 सांसद उस पार्टी के एक साथ
रहने चाहिए। अब मान लीजिए उनका 50 सांसद निपट गए या छोड़ दिया बीजेपी, तो कम हो गए वो लोग, तो क्या उनको सरकार में रहने का अधिकार होगा बीजेपी को? नहीं, सरकार गिर जाएगी। तो अगर मान लो 5 साल से पहले 2 साल में सरकार गिर गई तो लोकसभा भंग हो जाएगी, फिर से चुनाव होंगे सरकार बनाने के लिए। और तब जो चुनाव होते हैं, जब सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और 2 साल 6 महीने में सरकार गिर जाती है, तो जो 5 साल पूरा करने से पूर्व जो लोकसभा भंग हो गई, फिर चुनाव हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मध्यावधि चुनाव। समझ गए आप? कार्यकाल पूर्ण करने से पहले चुनाव, कार्यकाल पूर्ण करने से पहले जब सरकार गिर जाती है तो फिर से जो चुनाव होते हैं सरकार बनाने के लिए, उस चुनाव का क्या कहते हैं हम? मध्यावधि चुनाव। अब भाई सांसद 543 चुन लिए गए, 5 किसी ने त्यागपत्र दे दिया, सीट खाली हो गई उसकी, सांसद की। 10 लोग मर गए, सीट खाली हो गई सांसद की, तो भैया खाली थोड़ी रखेंगे। तो रिक्त सीटों के लिए जो भरने के लिए जो चुनाव होता है उसको क्या कहते हैं? उपचुनाव। रिक्त सीटों को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपचुनाव। इसे कहते हैं बाई इलेक्शंस। क्या कहते हैं इसे? बाई इलेक्शंस। वो सबका होता है ये उपचुनाव, सबका। लोकसभा में जो सांसद की सीटें रिक्त हो गई उसको भरने के लिए चुनाव होंगे, उसको लोकसभा बाई इलेक्शन बोलेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अगर कोई विधायक मर गया या इस्तीफा दे दिया तो रिक्त हो गई, उसको भरने के लिए जो चुनाव होगा उसे विधानसभा बाई इलेक्शन कहेंगे। बात क्लियर है? ओके, नाउ अब एती मंत्री वाले सब हाथकंडा समझ गए हो कैसे मंत्री बने ही? हाँ बोलो। सर वो जो लिस्ट पीएम जो राष्ट्रपति को देगा कि वो मंत्री, हाँ, वो राष्ट्रपति उसको कंफर्म ही करेंगे कि रिजेक्ट भी करेंगे? कुछ नहीं कर सकता वो। नियुक्त करने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कहने के लिए सबसे बड़े पोस्ट पर हैं, लेकिन वास्तव में आप अभी पढ़ते जाओगे ना तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति केवल एक कठपुतली है ना। राष्ट्रपति की जो हालत है, राष्ट्रपति पद की ना, मैं किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, भारत में राष्ट्रपति पद की जो स्थिति है वो बंधन फिल्म के सलमान खान की तरह है। बंधन फिल्म देखे हो? एक डायलॉग सलमान खान पूरे फिल्म में मारता, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। नहीं सुना? उसमें जैकी श्रॉफ प्रधानमंत्री हैं, सलमान खान राष्ट्रपति हैं। जो जैकी श्रॉफ बोलेंगे वो सलमान खान करे, ये करना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते ना। मान लीजिए समारू मरकाम राष्ट्रपति है, समारू मरकाम के कॉलेज में रेचकी ने उसे धोखा दिया। रेचकी को एक विधायक का ऑफर आया, समारू मरकाम को एक दिन फ़ोन किया, है ना, सोना तुमको मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। समारू मरकाम समझ नहीं पाया। समारू मरकाम को अनुभव होता तो ये जानता कि जब लड़की बोले कि तुमको मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी, मतलब लड़की ने दूसरा ढूंढ लिया ना। समारू मरकाम धोखे में रहे कि रेचकी मुझसे प्यार करती है लेकिन मजबूर है वो मुझसे विवाह नहीं कर पा रही। बाद में पता चला समारू को कि समारू ने उधर टेट का एक विधायक था उससे विवाह कर लिया है, उसने विवाह कर लिया, समारू को धोखा दे दिया। समय का चक्र बदला, समारू ने उसी समय गाना गाया था ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। राष्ट्रपति बन गया समारू। रेचकी भी सांसद बन गई और इस लिस्ट में रेचकी का नाम देखा उसने। रेचकी को रेल मंत्री बनाना है, लेकिन वह इंतकाम नहीं ले पाएगा क्योंकि जो जीजा जी बोलेंगे वो करना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकता। रेचकी को दिल पे पत्थर रख के वो साइन करेगा और रेल मंत्री बनाएगा। समझ गए? तो नाम के लिए राष्ट्रपति हैं, वरना पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री ना। प्रधानमंत्री चाहे जितना बड़ा लबरा हो,
झूठा हो, भ्रष्टाचारी हो, है ना, ड्रामेबाज हो, पावर उसी के पास। समझ गए ये? इस प्रकार ये मंत्रिपरिषद, अब मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? पीएम। कौन होगा? और ये हो गई मंत्रिपरिषद तैयार, मंत्रिपरिषद तैयार। लेकिन एक मंत्रिपरिषद तो यहाँ भी बनती है ना, राज्य में। अब बिल्कुल वैसे ही होता है, बस अंतर क्या होगा? राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव होते हैं 5 वर्ष में, सेम। अब पूरे छत्तीसगढ़ को 90 विधानसभा सीटों में बांटा जाएगा। फिर वही हर एक पार्टी अपने अपने कैंडिडेट हर विधानसभा सीट में उतारेगी। फिर वही अंत में गणना होगी, जिस राजनीतिक दल को, किस राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार होगा, जो 50% से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। जैसे अभी पिछला चुनाव हुआ तो 2023 में बीजेपी ने लगभग 67 कुछ सीटें जीती, और 90 सीटों में सरकार बनाने के लिए कितनी सीट कम से कम जीतनी? 46 ना, 50% से ज़्यादा। 67 सीट बीजेपी ने जीती, तो सरकार बीजेपी ने बनाया। और आपको पता है मुख्यमंत्री फिर साए बन गए बीजेपी की ओर से। फिर मंत्रिपरिषद भी तैयार हो गई, फिर साए सूची बनाएंगे। और यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे थे, यहाँ कौन नियुक्त करेगा? बस एकदम सेम। अगर विधान परिषद है तो यहाँ के सदस्य भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो सारे मंत्री कहाँ के सदस्य होंगे? बात क्लियर है? कोई शंका? पता चल गया? केंद्र सरकार बन गई, राज्य सरकार बन गई। यहाँ मंत्रिपरिषद, तो यहाँ का मुखिया कौन होता है? राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद मुखिया कौन होगा? सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक। अब दोनों मंत्रिपरिषद हो गई ना, दोनों मंत्रिपरिषद हो गई। लेकिन हमें तो डाउट हो जाएगा ना, केवल मंत्रिपरिषद बोलेंगे तो। इसको बोलना पड़ेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये कौन सी मंत्रिपरिषद है? और ये वाली राज्य। और राज्य में भी कंफ्यूजन है, किसकी बात कर रहे थे? हम बोल देंगे छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद, मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद। बात क्लियर है? सरकार बन गई, मंत्री बन गए, मजा आया? मंत्री बने थे, मजा नहीं आया? इस प्रकार चुनाव होते हैं, इस प्रकार केंद्र सरकार का निर्माण होता है, इस प्रकार राज्य सरकार का निर्माण होता है। क्लियर है? ओके। अब ये काम कैसे करते? हमने देखा ना, 2 विधायिका है हमारे यहाँ। एक सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका, भारत के लिए, पूरे भारत के लिए, जिसका नाम क्या है? संसद। और हर राज्य में एक राज्य विधायिका होती है, जिसे हम राज्य विधानमंडल या विधायिका कहते हैं ना। केंद्र सरकार के लिए विधि केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद बनाती है, और राज्य सरकार के लिए विधि राज्य विधानमंडल या विधायिका बनाती है। यही है। हैव अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। अब एंगल बदल जाएगा, दूसरा काम कैसे करती है। सर, वो जब भंग होने की स्थिति में तो आगे चलिए, अब हम देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। लोकसभा आपने सदस्य भी देख लिए। आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अच्छा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद बोलूं या संघ ही बोलूं, बात अलग अलग है क्या? मैंने बोला ना आपको, भारत को ही आपको संघ मानना है और आपको केंद्र मानना है। चलिए भैया, अब आप देखिए ये काम कैसे करती है। आपको ये तो पता हो गया, इनका काम है विधि बनाना,
और उसके अलावा भी अन्य कार्य करते हैं, वो बाद में समझोगे आप, लेकिन मुख्य कार्य विधि बनाना। अब विधि बनाने के लिए एक पढ़ोगे आप विधेयक। क्या पढ़ोगे आप? विधेयक, जिसे हम कहते हैं बिल। क्या कहते हैं? बिल। विधेयक, बिल। विधायक नहीं, विधायक तो विधानसभा का सदस्य होता है, ये विधेयक, बिल। अब उत्पत्ति के आधार पर ये बिल दो प्रकार के होते हैं। एक शासकीय विधेयक, जिसे हम सरकारी के कहते हैं, जिसे हम सरकारी भी कहते हैं, गवर्नमेंट बिल। इसे क्या कहते हैं हम? गवर्नमेंट बिल, शासकीय विधेयक। और एक होता है अशासकीय। शासकीय का उल्टा अशासकीय। नहीं, गैर शासकीय नहीं होता, अशासकीय, गैर सरकारी होता है, गैर सरकारी। नॉन गवर्नमेंट बिल, इसे क्या कहा जाता है? नॉन गवर्नमेंट बिल, या फिर प्राइवेट मेंबर बिल, या फिर क्या कहा जाता है? प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पकड़ो, हिंदी वाले हिंदी में पकड़ो ना। सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो एक मंत्री लाता है, जो एक मंत्री लाता है, मिनिस्टर। गवर्नमेंट बिल इज ब्रॉट बाय अ मिनिस्टर। और अशासकीय विधेयक उसे कहते हैं जो केवल सांसद का होता है, केवल सांसद, केवल सांसद। सदस्य है वो लोकसभा और राज्यसभा का, लेकिन वो मंत्री नहीं। मंत्री सबको तो नहीं बनाया जा सकता, है ना। अच्छा, अब आइए, ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर। अब उसके बाद देखते हैं विधेयकों के प्रकार। विधेयक देखो, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है साधारण विधेयक, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिल। एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, जिसे हम कहते हैं फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल। एक होता है धन विधेयक, जिसे हम कहते हैं मनी बिल। एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चार प्रकार के बिल ना। अब इन बिलों को भी आप एक बात समझ लीजिए कि कौन कौन से सरकारी हो सकते हैं, कौन कौन से गैर सरकारी। ये दोनों हो सकते हैं, मतलब साधारण विधेयक को लाने का अधिकार दोनों का है, दोनों ला सकते हैं। मंत्री लाएगा तो वही साधारण विधेयक सरकारी विधेयक कहलाएगा, अगर केवल सांसद लाएगा तो गैर सरकारी कहलाएगा। ये जो दो विधेयक हैं, वित्त विधेयक ये केवल मंत्री लाएगा, धन विधेयक केवल, इनको अधिकार नहीं, केवल मंत्री ही ला सकते। कौन कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक और ये फिर से ये दोनों ला सकते हैं, ये दोनों ला सकते हैं। मतलब साधारण विधेयक सरकारी विधेयक भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। लेकिन वित्त विधेयक और धन विधेयक केवल और केवल सरकारी विधेयक हो सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान ने इन दोनों विधेयकों को लाने का अधिकार केवल मंत्री को दिया है। बात क्लियर है? ओके, नाउ अब इतनी बात समझ गए आप? इसको मैं मिटा दूं। अब हुआ ये जो मंत्री परिषद है, इसमें एक मंत्री है केंद्र सरकार में, ये है रेचकी। और रेचकी की एक सहेली भी है जो यहाँ पर मंत्री है,
टेटकी, ये दोनों सहेलियां हैं और दोनों ही सांसद हैं। लेकिन अंतर ये है कि रेचकी लोकसभा की सांसद है और टेटकी राज्यसभा की सांसद है। और एक और अंतर है कि रेचकी न सिर्फ सांसद है बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री भी है। और दोनों ही एकदम स्कूल के ज़माने से साथ में पढ़ी हैं, सारी हरामी पंक्ति साथ में किया है, कॉलेज में भी साथ में गई, नेतागिरी भी साथ में किया है ना। और अब हुआ यह कि रेचकी की एक बिटिया थी मेचकी, मेचकी और वोल्टेज फोटो कॉपी का निकालो। साए साए जब से बने साए साए बोलो।